अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं अलजबरा। आज हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस करेंगे। इससे पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कांस्टेंट टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म कहते हैं स्टूडेंट्स पिछले वाली टर्म को। जैसे ये मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ 1 2 4 8 16, ये फॉर एग्जांपल 16 है। तो इससे जो पीछे वाली टर्म है 8, ये प्रीसीडिंग टर्म है, और ये जो 16 होगी इसको बोलेंगे हम सक्सीडिंग टर्म या सक्सेसिव टर्म। A sequence in which every successive term is found या obtained by multiplying the previous term by a non-zero constant number is called geometric sequence। ये दो डिफरेंट डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं। मैट्रिक सीक्वेंस स्टूडेंट ऐसा सीक्वेंस होगा जिसमें हर अगली टर्म हम फाइंड कर सकेंगे पिछली टर्म से किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करने से। अब वो जो कांस्टेंट नंबर है नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर होगा, उसको यहां पे मैंने लिखा है कि वो आर है। आर मीन कॉमन रेशो। रेशो क्या है स्टूडेंट? ये जस्ट डिवीजन है और कुछ नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है रेशो। ये डिवीजन है दो नंबर्स की। जरूरी नहीं है कि दो नंबर्स की हो, दो वेरिएबल्स की भी हो सकती है। किसी भी दो चीजों की जो डिवीजन होगी दैट इज कॉल्ड रेशो। तो R इज कॉल्ड कॉमन रेशो, या इसको हम कॉमन मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ये मल्टीप्लायर का मतलब भी मैं अभी समझाता हूं आप लोगों को। तो ये दोनों डेफिनेशन स्टूडेंट तकरीबन सेम है, मिलती जुलती हैं, बस वर्डिंग्स चेंज की है। तो सिंपली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है? ऐसा सीक्वेंस जिसकी हर अगली टर्म उससे पिछली टर्म को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे मैं कॉमन रेशियो को भी डिफाइन करने लगा हूँ और कॉमन मल्टीप्लायर को भी बताने लगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि ये जो 1 से 2 आई है सेकेंड टर्म, तो हमने a को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। यहाँ पे जब हम 2 से 4 पर पहुंचे हैं तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से। 4 से 8 की तरफ जब मूव किया है तो किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से। और 8 से जब हम 16 पर आए हैं तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 2 से। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो 2 है ये सब में सेम आ रहा है, तो यही कॉमन मल्टीप्लायर है और ये सेम है, इक्वल है। अच्छा, अब अगर हम रेशियो की बात करें, कॉमन रेशियो की, तो रेशियो में हमने क्या करना है? कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म को डिवाइड करना है, अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करना है। जैसे 2 को हमने डिवाइड करना है 1 से, तो आंसर क्या आएगा? 2। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर अगेन 2 है। 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर अगेन 2 है। 16 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आंसर 2 है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये मल्टीप्लायर भी सेम आ रहा है और रेशियो लेने से भी आंसर सेम आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो इसलिए हम इस R को कॉमन रेशियो भी कह देते हैं और कॉमन मल्टीप्लायर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिससे हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड करते चले जाते हैं। हमने करना क्या होता है? हमने जस्ट किसी भी टर्म को इस कॉमन मल्टीप्लायर से या कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना।
तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 16 के बाद जो अगली टर्म आएगी वो क्या होगी, हम जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो अगली टर्म आएगी वो 32 बनेगी। इसी तरह अगर इससे अगली फाइंड करनी हो तो हम 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये एग्जांपल मैंने ली है 3, 6, 12, 24, 48, 96। ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। कैसे पता चला हमें, आपने सिंपली क्या करना है, इसकी कॉमन रेशियो निकालते जाना। तो 6 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2, 12 को 6 पे करेंगे तो 2, 24 को 12 पे करेंगे तो 2, 48 को 24 पे करेंगे तो 2, 96 को 48 पे करेंगे तो 2। ये डिवीजन की बात हो रही है, सब में हम डिवीजन करेंगे। हर दो कंसेक्टिव टर्म की जो अगली टर्म होगी, जैसे ये दो कंसेक्टिव टर्म्स हैं 3 और 6, तो इसकी ये 3 और 6 ये दो टर्म्स हैं, ये जो 6 होगी ये सक्सेसिव टर्म है और ये जो 3 होगी ये प्रीवियस टर्म है या प्रीसीडिंग टर्म है। ये जो दो वर्ड हमने पिछली डेफिनेशन में यूज किए हैं कि अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म is found by multiplying by preceding term with a common ratio या with a common multiplier। तो ये भी एक स्टूडेंट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब हम लास्ट पे nth टर्म या जिसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं, वो इसकी निकालते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला था, इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म का भी फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर nth टर्म आर जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यहाँ पे स्टूडेंट बड़ा क्लियर है कि a1 यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है और r हमारे पास कॉमन रेशियो है और n यहाँ पे भी यूज हो रहा है और n यहाँ पे भी यूज हो रहा है। n से मुराद कोई भी टर्म हो सकती है जो हमने फाइंड करनी है। ये फर्स्ट भी हो सकती है, ये थर्ड भी हो सकती है, ये फोर्थ भी हो सकती है, ये फिफ्थ भी हो सकती है, ये कोई भी टर्म हो जो हमने फाइंड करनी है। ये जनरल फॉर्मूला है nth टर्म का और ये इस फॉर्मूले से हम कोई भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक दो चीजें समझने वाली हैं इस nth टर्म के फॉर्मूले में, और वो क्या है, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये n और इधर रेशियो की पावर में भी यानी कि r की पावर में भी n माइनस 1, यानी कि जो नंबर यहाँ होगा उससे एक नंबर कम यहाँ होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर इधर 4 है तो इधर हमारे पास 3 होगा। इस तरफ अगर a5 है तो इधर हमारे पास 4 होगा। यानी कि रेशियो की जो पावर में आएगा वो जो टर्म आपने निकालनी है उससे एक कम होगा। जैसे इस सीक्वेंस में अगर मैं देखूं तो मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, a3 निकालना है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a1 r स्क्वायर। अब a1 तो मेरे पास गिवन है 3 और r भी गिवन है, r मैंने निकाल लिया था 2 है, कॉमन रेशियो और ऊपर पावर 2। पहले हम पावर लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि 3 को इसमें पहले मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना, पहले पावर लेनी है। तो 3 2 की पावर 2 4 और ये 12 आ गया। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट थर्ड टर्म 12 ही है।
अच्छा, यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो भी टर्म हमने फाइंड करनी है, यहाँ फॉर एग्जांपल हमने A4 फाइंड करनी है, तो यहाँ पे A1 है और R की पावर 3 आएगी, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं R मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय R, यानी कि R 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के साथ, तो हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगी। अगर A2 है तो A1 और R एक बार ही मल्टीप्लाई होगा, और अगर A3 है तो R दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो उसी को हम लिख देते हैं R स्क्वायर और इधर R क्यूब लिख देते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको मैंने ओपन करके लिखा, ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये तो इंडेक्स फॉर्म में है ना, पावर की फॉर्म में, तो अगर इसको सिंपल समझना हो तो ये सिंपल समझ लें कि R कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसी तरह अगर मेरे पास मैंने जो टर्म निकालनी, इतनी बड़ी टर्म निकालने के लिए आएगा तो नहीं, लेकिन जस्ट बता रहा हूं कि अगर मुझे A20 निकालनी है तो A1 के साथ जो R मल्टीप्लाई होगा वो 19 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि R की पावर 19 होगा। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपको अब आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस था, ऐसे ही ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी डेफिनेशन हमने पहले समझी। एक बार मैं आखिर पे डेफिनेशन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये सारा कुछ समझने के बाद, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कांस्टेंट r टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो ये नॉन जीरो कांस्टेंट भी मैंने बड़ी क्लियरली आपको समझा दिया है कि इसको कॉमन रेशियो कहते हैं या कॉमन मल्टीप्लायर कहते हैं। तो किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की अगर आपने कोई टर्म फाइंड करनी है पहली टर्म के अलावा, तो आप उससे पिछली टर्म्स के साथ उस कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।